हेलो दोस्तों, मैं संजीव और हम इस वीडियो में आज से स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें हम बात किए थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के ऊपर, यानी भाग 1 से लेके भाग 22 तक हम जिक्र करेंगे। आज मेरा बात होगा भाग 1, यानी जिसमें अनुच्छेद आते हैं 1 से 4। बेसिक बात हम पहले जान लेते हैं संविधान के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का बुक आपके सामने है और इसी से हम टोटल चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको यहाँ पे लाके रख दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि संविधान को बनाने में संविधान निर्माता जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था प्रारूप समिति, और उसके कुल 7 मेंबर थे। और ये पूरा संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया है, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब अगर बात करें कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान के द्वारा अंगीकार किया गया था, यानी अपनाया गया था। अभी लागू नहीं हुआ है। अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन जो हमारे 16 ऐसे आर्टिकल थे, 16 अनुच्छेद जो थे, उसे लागू भी कर दिया गया था। और 16 अनुच्छेद कौन कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 91, 92, 93, 94। ये सारे ऐसे अनुच्छेद थे जिसे अंगीकार करते ही, संविधान को अंगीकार करते ही इसे लागू कर दिया गया था। परंतु अगर देखा जाए तो संविधान को लागू कब किया गया था संपूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। अगर बात करिए कि इस प्रकार 26 नवंबर का बात करें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, जब भी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अंगीकृत कब किया गया, यानी अपनाया कब गया, और लागू कब किया गया। 26 नवंबर को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब बात करते हैं थोड़ा संविधान दिवस के रूप में। तो सब जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसका कारण क्या है? 26 नवंबर ही क्यों? तो 26 नवंबर का दिन वो दिन है जब संविधान को अपनाया गया था। संविधान 26 नवंबर को ही क्यों अपनाया गया था? तो इसका कारण ये था कि 2015 से हुआ था, क्योंकि इस वर्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्म दिवस थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस था 26 नवंबर को। इसी दिन 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू कर दिया गया था। और हम क्या हो गए थे? गणतंत्र हो गए थे। एक होता है गणतंत्र दिवस और एक होते स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र हुए थे। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा अपना संविधान था और हम उसी संविधान से चलने वाले थे। संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 से ज़्यादा अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, और आप अच्छे से जानते भी हैं। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत में का संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है। विशेषता की बात करें तो संविधान के बारे में आपको इतना तो जरूर पता होगा कि वर्तमान में संविधान में कितने कितने आर्टिकल हैं। तो देख लेते हैं, जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में एक प्रस्तावना थी, जो वर्तमान में प्रस्तावना एक ही है। हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न, तो इस तरीके से, और जो शपथ लेते हैं लीडर्स लोग, वो भी प्रस्तावना की शपथ लेते हैं। 1 पेज का होता है। प्रस्तावना को संविधान की छाया कहा गया है। उस समय अनुच्छेद हमारे 395 थे और भाग हमारा कितना था? 22 था। ठीक है। और अनुसूची कितनी थी? 8 थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनुच्छेद जो है बढ़कर कितना हो गया? 465। लेकिन मूल अनुच्छेद हमारे पास कितने हैं? अभी भी 395 ही है। ये सब आर्टिकल बढ़कर इतना हो गया है। जैसे 4 का क, जो हमारा भाग 4 का क में आर्टिकल 51 का ए है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसे बाद में शामिल किया गया था। भाग देखा जाए तो पहले 22 था और अभी 25 है। अनुसूची कितनी हो गई? तो अनुसूची हो गई हमारी 12। यानी मूल संविधान में अनुसूचित कितने थे? 8 थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। तो हम बात करेंगे जो टोटल 22 भाग है, इसमें से हम आज बात करने वाले हैं भाग 1 के ऊपर। और भाग 1 में हमारा आर्टिकल आता है 1 से लेकर 4 कि अनुच्छेद 1 में क्या बात कही गई है, अनुच्छेद 2। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें अनुच्छेद आर्टिकल्स याद ही नहीं होते। याद इसलिए नहीं होते कि आप थ्रोली उसे रट जाते हो। रटना नहीं है, डीपली जाकर देखना है कि उसमें क्या बातें कही गई है। पॉलिटी पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है
कि आप एज अ भारत का नागरिक आपके पास क्या अधिकार है कि आप भारत के नागरिक हो, और संविधान उस बेसिस पे आपको क्या क्या राइट देकर रखी है, जिसका हनन ना तो कोई दूसरा कर सके और ना ही आपके नेता लोग कर सके। तो खैर हम पॉलिटी में यही देखेंगे कि हमारे अधिकार के लिए संविधान में क्या बातें कही गई थी, बाबा साहब क्या छोड़ कर गए, और समय समय पर कुछ त्रुटियां मिलने के कारण इसमें क्या किया गया, संविधान में उपचार किया गया, यानी इसे सुधारा गया और सब आर्टिकल ऐड किए गए। लेकिन मूल संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, और कहा भी गया है कि किसी भी हाल में मूल संविधान में छेड़छाड़ अगर किया गया तो नए जो बनाए गए कानून को शून्य मान लिया जाएगा। तो चलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जो है हमारा वर्तमान में, उसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूरे एक कलेक्शन को हम लोग भारत कहते हैं, जिसे कहा जाता है इंडिया, जिस पे काफ़ी विवाद भी चल रहा है, इंडिया क्यों, भारत क्यों नहीं। तो साहब आप इंग्लिश अपने सिलेबस से इंग्लिश को हटा दीजिए, पश्चिमी सभ्यता का जो सभ्यता अडॉप्ट करके रखें उसको भी समाप्त कर दीजिए। ये राजनेता लोग मुद्दा बना रहे हैं और इस मुद्दे में पढ़ना भी नहीं है, इंडिया क्या है, भारत क्या है, बस सब एक ही है। ठीक है, बात करते हैं हम संघ राज्य क्षेत्र। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर ला रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप हम बात करें, आपको क्लियर हो सके। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भाग 1 में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाग 1, और भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। बढ़िया समझना, भाग 1 में अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है और अनुच्छेद 4 है, और ये सब में कुछ ना कुछ बात कही गई है। क्या क्या बात कही गई है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 1 का ये जो 1 2 3 जो दिया है, अनुच्छेद 1 का 1, आगे देखिएगा अनुच्छेद 1 का 2, अनुच्छेद 1 का 3, इसमें मत फंसना। ठीक है, हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 पे। पहले बेसिक हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और भारत में जितने भी राज्य हैं या संघ शासित प्रदेश है वो किसी भी हाल में भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध का एक परिणाम नहीं है, यानी किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी हाल में भारत का कोई भी राज्य या कोई भी संघ राज्य क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे कहा गया है क्या कि अनुच्छेद 1 का 3, भारत के राज्य क्षेत्र विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे भारत अर्जित करेगा। अर्जित मतलब दूसरे क्षेत्रों से जीत कर अपने क्षेत्रों में मिला लेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आर्टिकल बस 1 में यही बात कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है और किसी भी हाल में भारत के राज्य उससे किसी भी हाल में अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और कितने संघ क्षेत्र हैं, 8 संघ क्षेत्र हैं, और इसके बारे में हम देखेंगे भी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संघ तथा भारत का राज्य क्षेत्र में अंतर है, संघ राज्य क्षेत्र अलग है और राज्य क्षेत्र अलग है। आगे चलेंगे, आगे आर्टिकल 2 पे चलते हैं। आर्टिकल 1 हम लोग देख लिए, आर्टिकल 2 का बात करते हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ है और किसी भी हाल में भारत के राज्य उससे अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। यानी अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो भारत में आके मिलना चाहता है तो भारत उसका स्वागत करेगा कानून बनाकर। विधि मतलब होता है कानून। अगर हम सिक्किम राज्य की बात करें तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के जरिए सिक्किम को भारत का सहायक राज्य, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन बाद में सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1 साल के बाद ही भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम को। तो जो हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र जो 7 सिस्टर हैं, उसके अलावा सिक्किम पहले तो ये जान लीजिए 7 सिस्टर में नहीं आता है। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, तो आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम के क्षेत्र आते हैं। सिक्किम हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम के लिए व्यवस्था की गई थी, 35वां संविधान संशोधन किया गया था और किया गया था 74 में, जिसमें इसको सहायक राज्य की दर्जा दी गई थी। लेकिन इसके जस्ट बाद जो हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 1 हो गया हमारा, आर्टिकल 2 हो गया हमारा। अब कुछ बातें आएगी सामने जो आपको देखना है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है।
तो जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय बात कहा गया था कि भारत में कुछ जो थे हमारे वो रियासती राज थे और कुछ जो हमारे थे अंग्रेज शासित क्षेत्र थे। कितने रियासती थे, कितने अंग्रेज शासित क्षेत्र थे, कौन लोग भारत में मिलना चाहते थे और कौन लोग पाकिस्तान में चले गए, और कितने ऐसे क्षेत्र थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी भी हाल में भारत से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन भारत उसे ज़बरदस्ती अपने क्षेत्र में मिला लिया, चाहे वो जनमत संग्रह के जरिए कराए और चाहे वो सैनिक संग्रह के जरिए कराए, सैनिक आक्रमण के जरिए मिलाए। देखेंगे, चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र में विभक्त ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें, ब्रिटिश भारत कितने प्रांत थे? 9, और देसी रियासतें कितनी थी? 600। ब्रिटिश प्रांत का 9 क्षेत्र था और देसी रियासत का 600 क्षेत्र था। 542 को छोड़कर सभी किसमें शामिल हो गए? पाकिस्तान चले गए। यानी जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसमें से जो हमारा 600 में से 542 जो क्षेत्र थे वो किसी के साथ नहीं रहना चाहते थे, मतलब उस भारत में ही रहना चाहते थे, और जो हमारे बाकी जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए। लेकिन इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसा था जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जो हमेशा स्वतंत्र होना चाहते थे। ना तो वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, ना वो भारत के साथ रहना चाहते थे। इस स्थिति में भारत को कुछ रणनीतियाँ अपनानी पड़ी और बाद में इसे भारत में मिला लिया गया। जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था, अभी नीचे आपको दिख जाएगा। जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह पे। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि जो हमारा जूनागढ़ का क्षेत्र था उसे जनमत संग्रह के साथ मिलाया गया था, कि वहाँ की जनता चाहती थी कि हम भारत में विलय हो जाए, लेकिन वहाँ के शासक नहीं चाहते थे कि भारत के साथ मिले। लेकिन सरकार जनमत संग्रह कराई और जूनागढ़ को अपने क्षेत्र में मिला ली। हैदराबाद को सैनिक शक्ति के साथ मिलाया गया था, सैन्य कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सैन्य कार्रवाई के जरिए किसे भारत में मिलाया गया? और सबसे इंटरेस्टिंग पता है कौन था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह किसी भी हाल में भारत के साथ आना नहीं चाहते थे, ना वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, वो हमेशा के लिए स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन होता क्या है, कबीलाइयों का आक्रमण होता है, यानी पाकिस्तानी क्षेत्र से कुछ लोग इन पे आक्रमण करते हैं और मजबूर होकर हरि सिंह एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कश्मीर को भारत की सम्मति दे दी कि ठीक है हम आपके साथ रहेंगे, आप अभी हमें बचा लो। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसका पूरा फायदा भी उन्होंने उठाया। इसके लिए देसी रियासतों के साथ भारत में विलय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा। पटेल साहब क्या किए थे, सब जितने भी क्षेत्र हैं, जो 542 क्षेत्र हैं, सबको पकड़ पकड़ के भारत में मिला दिए। जो पाकिस्तान है जितना छोटा दिख रहा है कुत्ते के आकार का, भारत भी थोड़ा छोटा ही था, लेकिन पटेल साहब उसे पकड़ के आज इतना बड़ा देख लिए कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जबकि पाकिस्तान हमारे सामने काफ़ी छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों की एकीकृत करने के भारत के राज्यों के 4 श्रेणियों में बांटा गया था। क, ख, ग और घ, ये 4 श्रेणी में बांट दिया गया था, लेकिन ये श्रेणी आपको समझना नहीं है। हम अनुच्छेद 3 चलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि अनुच्छेद 1 में ये बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी भी हाल में भारत से अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 2 में हमने ये देखा कि भारत अगर कोई क्षेत्र को मिलाना चाहता है तो वो अपने क्षेत्र में संसद में कानून बनाकर मिला सकता है, और आर्टिकल 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा हम देखें कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 9 जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, ब्रिटिश शासक क्षेत्र, और जो हमारे 600 थे वो हमारा स्वतंत्र राज्य था। लेकिन 542 को छोड़कर सभी किस में मिल गए? जाकर पाकिस्तान में। 542 को क्या किया गया? धीरे धीरे पटेल साहब के जरिए मिला लिया गया। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर कभी भी भारत के साथ आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जूनागढ़ को जनमत संग्रह के साथ मिलाया गया, हैदराबाद को हमारा सैनिक कार्रवाई के साथ मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह खुद ब खुद विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए थे। अब हम आर्टिकल 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 का बात किया जाए तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अगर सरकार या केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई भी 2 राज्य को तोड़कर एक नया राज्य बनाना चाहिए, राज्य की सीमा को बढ़ा देना चाहिए या राज्य की सीमा को घटा देना चाहिए, तो वह वैसा कर सकता है। और ऐसा करने के लिए संसद में
जो पटिशन फाइल करना है उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद राष्ट्रपति उस राज्य को भी बोलेंगे, निश्चित समय देकर बोलेंगे कि हमें आपकी सहमति चाहिए। लेकिन राज्य के द्वारा दिया गया सहमति या असहमति राष्ट्रपति मानने के लिए इनकार नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जो चाहेगा वो करेगा, राज्य चाहे कुछ भी कह दे। जैसे आप अभी देखे होंगे 2000 में भारत के 3 क्षेत्र टूटे, हमारा मध्य प्रदेश टूटा, हमारा बिहार टूटा और हमारा ऊपर उत्तराखंड का क्षेत्र बना। तो हमारा जो बिहार से झारखंड अलग हुआ हमारा 2000 में 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड को क्या किया गया, बिहार से 46% हिस्सा लेकर बिहार से अलग कर दिया गया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। और हाँ, ये जो क्रिया की जाएगी, किसी राज्य को तोड़ा जाए, किसी राज्य को बड़ा किया जाए, सीमा में परिवर्तन किया जाए, इसके लिए कोई विशेष आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 368, ये अनुच्छेद 368 क्या है, इसके तहत संविधान में संशोधन करने की प्रवृत्ति है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है, सामने आपको दिख भी जाएगा। देखिए, चलिए डिटेल में चलते हैं। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र के किसी अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। यानी संसद ऐसा कर सकता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के से मिलने कर बना होता है। संसद ऐसा करेगा, राज्य की जिम्मेदारी ये नहीं है। संसद में लोकसभा आते हैं, राज्यसभा आते हैं और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये तीनों अगर चाहे तो किसी भी राज्य के क्षेत्र को तोड़कर छोटा कर दे, 2 या 1 से अधिक राज्य यानी 2 राज्य को मिला के एक तीसरा राज्य बना दे तोड़कर। तो ऐसा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सांसद के पास है, ये आर्टिकल 3 में कहा गया। लेकिन कुछ और भी बातें कही गई है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, यानी कानून बना के क्या कर सकती है, घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। बढ़ाया तो अभी तक नहीं है, हाँ घटाया जरूर है। गुजरात महाराष्ट्र टूटा, बिहार झारखंड टूटा, बिहार उड़ीसा टूटा, बंगाल से बिहार टूटा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटे। तो टूटता गया, लेकिन बढ़ाने की प्रवृत्ति अभी आई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर भी सकती है संसद, इसके लिए संसद स्वतंत्र है। किसी अन्य राज्य क्षेत्र की सीमाओं में उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में ही परिवर्तन कर सकता है। और यूपी सरकार तो इसके लिए फेमस है ना। उनका मानना है कि अगर हम किसी क्षेत्र का नाम बदल देंगे तो उनकी स्थिति भी बदल जाएगी। अगर ऐसा होता तो हम भी अपना नाम नहीं रख लेते मोदी, ना रे बाबा मोदी ने कुछ और नाम, है ना। खैर जो भी हो, स्थिति नाम बदलने से बदलती नहीं है, बल्कि आप वहाँ के हालात जो ग्राउंड लेवल होते हैं, ज़मीनी क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसमें आते हैं बिजली, पानी, भोजन, वस्त्र, सड़कें, ये सारी ठीक करने की आवश्यकता है। स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है, तो ब्रिटिश देकर गया भाई, ब्रिटिश आपको रेल की पटरियां देकर गई, उखाड़ कर फेंक दीजिए। ब्रिटिश बिजली का बल्ब देकर गया, इलेक्ट्रिक देकर गया, कबाड़ कर फेंक दीजिए। ब्रिटिश देकर गया, ठीक है, वो देकर नहीं गया, वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फाइनली छोड़ा तो जिसका हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि संसद किसी भी क्षेत्र के एरिया में परिवर्तन कर सकता है, इवन उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है, और आप देख रहे हो परिवर्तन कर भी रहा है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 3 में ही कहा गया है कि राज्यों के उनके राज्य क्षेत्रों में होने वाली परिवर्तन के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 3 ये भी कहता है कि अगर कोई राज्य के नाम या उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है तो वो राय दे सकता है। राष्ट्रपति उनके पास भेजेंगे ये बातें और एक निश्चित सीमा तय करेंगे कि आप इतने समय के अंदर हमें बताइए। अगर वो बता देते हैं तो भी ठीक, नहीं बताते हैं तो भी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उसके द्वारा, राज्य के द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। अगर राज्य कह रहा है हमें नहीं तोड़ो तो राष्ट्रपति उसका बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो मुझे लगता है फिर भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप मेरा सुन ही नहीं रहे हो तो फिर आप मेरे से सहमति मांग क्यों रहे हो। अभी समझ सामने आएगा आपके साथ। कह रहा है क्या कि राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। यानी कि जब तक राष्ट्रपति इस पे सहमति नहीं देंगे आप ऐसे सिफारिश नहीं रख सकते। जैसे धन विधेयक, आप जानते हो ना, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश की जाती है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। इसका कारण ये है, जैसे आपको पता है ना कि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसको राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से पीछे नहीं हट सकते और ना ही उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसमें एक आता है हमारा धन विधेयक। इसका कारण ये है कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति हो जाती है।
इसलिए राष्ट्रपति उसके बाद सिग्नेचर करना ही पड़ता है उनको। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते ही उसका सिग्नेचर कर दिया जाता है। उसी तरीके से राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का बात आता है तो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति ले ली जाती है। तो किसी भी हाल में लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस बात को मना नहीं कर सकता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रावधान है ही नहीं। आगे चलते हैं। यदि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम में प्रभावित करता है तो विधेयक के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेज दिया जाता है। यानी अगर कोई ऐसा विधेयक है तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करता है, उसको उस राज्य के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं भाई, तो राष्ट्रपति उसको निर्धारित अवधि देते हैं कि निर्धारित अवधि के अंदर आप क्या कीजिए, अपनी राय व्यक्त कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हम बिहार को तोड़ दिए, झारखंड बना दिए, महाराष्ट्र बड़ा क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र एरिया बेसिस पे अभी राजस्थान है। मान लिया जाए कल हो के राजस्थान को तोड़ने के लिए चाहे संसद, तो राष्ट्रपति राजस्थान से पूछेगा, लेकिन और उसकी एक निश्चित सीमा भी तय करेगा कि 2 महीना 3 महीने के अंदर जवाब दीजिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, अब आएगा। किंतु विधानमंडल द्वारा व्यक्त किए गए राष्ट्रपति संसद के बाध्यकारी नहीं है। विधानमंडल में आते हैं कौन कौन, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। ये तीनों मिलकर अगर बोले भी कि नहीं साहब हमें अलग मत कीजिए, राजस्थान को मत तोड़िए, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि हम तुम्हारा बात सुन भी करेंगे। अरे साहब जब ऐसा बात है ही है तो पूछिए मत कीजिए राज्य से कि तुमको हम तोड़े कि नहीं तोड़े, जो करना है वो खुद से कर लीजिए बस। लेकिन राज्य को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। तो आर्टिकल 1 में बोला गया था भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में बोला गया है कि भारत अगर चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्र को अपने में मिला सकता है। आर्टिकल 3 में बोला गया है कि अगर भारत चाहे, भारत की संसद चाहे तो किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, चाहे उसके क्षेत्र को बढ़ाना हो, घटाना हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को लेकर एक नया राज्य बना देना हो, या उसके राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो। ये सारी बातें आर्टिकल 3 में कही गई है। अच्छा, तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है जो हम आपको बताए थे 368, आर्टिकल 368 साफ साफ कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी प्रकार का प्रावधान करती है तो इसके तहत इस अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि साधारण बहुमत से ये प्रक्रिया संसद खुद से निपटा लेगी। इसके लिए विशेष सत्र या आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अब ये आर्टिकल 368 क्या है वो हम बाद में जान लेंगे। चल रहते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, देख लीजिए। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया, थोड़ा मैं इधर ले आता हूँ। क्या स्पष्ट कहा गया है भाई, तो कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन राज्यों की स्थापना या उसके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उसकी सीमाओं में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान के पहली या चौथी अनुसूची, पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव करती है तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। अतः इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के द्वारा साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाएगा। यानी संसद में जितने ही बैठे लोग हैं जो संसद में उपस्थित हैं, ठीक है, उनसे अध्यक्ष पूछा जाएंगे कि आप सहमत हैं, हाँ, हो गया, कहानी खत्म। इसके लिए नहीं कि 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में पास होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा में बैठे जितने भी उपस्थित लोग हैं अगर वो हाँ कर दिए और मेजोरिटी हाँ की तरफ चली गई तो बिल पास हो जाएगा। इसके लिए कोई 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया आर्टिकल 4 में। कुछ और भी बात हम लोग देखेंगे जो जरूरी है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हम लोग अच्छे से देख लिए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कुछ बातें आपको और जाननी चाहिए। तो बातें जाननी क्या है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर 1925 के बाद नव निर्मित राज्य। तो 1925 के बाद कौन कौन से राज्य बने, तो यहाँ पे ढेर सारे राज्य आपको दिख रहे होंगे। मैं इसको इस साइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अनुच्छेद 1950 के बाद कौन कौन से राज्य बनाए गए, तो पहला तो दे रहा है हमारा आंध्र प्रदेश। मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग करके
एक अलग राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? 1953 में। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में बात करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना किया गया। कैसे किया गया भाई? तो हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ढेर सारे राज्य हैं, गुजरात है, केरला है, कर्नाटका है, नागालैंड है। अगर हम वर्तमान का बात करें, जैसा कि हम अभी आपको बोल रहे थे, तो वर्तमान में हम देखेंगे तो देखेंगे क्या कि छत्तीसगढ़, अभी आपको पता है ना कि हाल फिलहाल में सन 2000 में हमारे 3 राज्य, नए राज्य बनाए गए। एक हमारा छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, और ये अलग किससे हुआ था? तो मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ था, जो हमारा 26वां राज्य था। 27वां राज्य का बात करें यहाँ पर, तो 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर को। 1 नवंबर को हमारा बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को हमारा बना उत्तराखंड 2000 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़े राज्य थे, लेकिन उसको तोड़कर अलग कर दिया गया, उत्तराखंड बन गया। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिएगा कि उत्तराखंड भारत के वो कौन से ऐसे राज्य हैं जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में देना। आगे चलते, 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना, 26वां छत्तीसगढ़, 28वां राज्य हमारा कौन बना था? झारखंड। झारखंड जो था 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बिहार के 46% भूमि लेकर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। तो इस बेसिस पे हमारे 28 राज्य हो गए, लेकिन 29वां राज्य तेलंगाना बना। ऐसा लग रहा है ना कि ये 29 राज्य है, लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य है। जम्मू कश्मीर को तोड़कर अलग कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, तो अब 9 हो जाना चाहिए था। तो 8 कैसे? 8 इस बेसिस पे कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया गया। इस बेसिस पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 ही रह गए, और जम्मू कश्मीर को तोड़ के केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, इसलिए हमारे पास राज्य 29 से 28 हो गए। तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, अधिनियम आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का स्थापना किया गया था 2 जून 2014 को, और ये 29वां राज्य बना था। नोटिस करने वाली बात है कि 29वां राज्य बना था, फिर भी वर्तमान में 28 राज्य कैसे? तो अभी मैं बताया हूं कि 28 राज्य कैसे, फिर मैं रिपीट नहीं करने वाला। आगे चलते हैं, राज्यों के विशेष राज्य का दर्जा। आखिर कौन कौन से कारण होते हैं जिसके लिए किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है ना? जैसे बिहार काफी समय से कह रहा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। क्यों ऐसे क्यों बोलेंगे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो? अरे कोई प्रॉफिट होगा तभी ना। बिल्कुल प्रॉफिट है सर। 90% जो होता है बर्डन वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। राज्य सरकार का 90% खर्च केंद्र सरकार ढोता है अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इसलिए बिहार भी चाह रहा है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा का कुछ क्राइटेरिया होता है जो हम अभी देखेंगे। इसके बाद अगर आपसे बोले कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, आप खुद बता देना कि दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चलते हैं, संविधान के गरीब और पिछड़े राज्यों में विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य के लिए दर्जा देने की प्रावधान किया गया है। जो राज्य पिछड़ा है और गरीब है, हाँ भाई बिहार गरीब है, पिछड़ा नहीं है। अब बिहार को पिछड़ा नहीं बोल सकते, गरीब भी नहीं था बिहार, बिहार को गरीब बनाया गया। बिहार में चीनी मिल थे भरे पड़े थे, जूट मिल भरा पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे सारे जो फैक्ट्रियां थी वो ना रुग्ण अवस्था में चली गई, सब के सब बीमार पड़ गए और काफ़ी तो बंद हो गए, लगभग बंद हो गए हैं। इसलिए और बिहार में एक सोर्स था शराब, वो भी बंद ही हो गया, 2016 शराब बंद है। तो बिहार का सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे कम गया। और बिहार का पॉपुलेशन, अभी आंकड़ा आया है, बिहार का पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 10,40,99,452 था। अभी के हिसाब बिहार की जो आंकड़ा है वो 13 लाख के आसपास चला गया, 13,25,731 के आसपास है या 310 के आसपास है। ठीक है, यानी 13 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या चली गई है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार जनसंख्या के मामले में कितना दूर है, कितना ज़्यादा जनसंख्या इसके पास है, लेकिन फिर भी इसके पास कैरी करने के लिए इतना भोजन नहीं है। लेकिन हाँ, कृषि प्रधान देश है हमारा बिहार, जो राज्य है कृषि प्रधान है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी लगभग 90% क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यहाँ फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो किसी भी हाल में बिहारवासी भूखे नहीं मरने वाले हैं, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, फसल पैदावार करने में बिहार काफ़ी अग्रणी रहा है। आगे चलते हैं, कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा किसे देते हैं, तो उनको देते हैं जो गरीब हैं और पिछड़े हैं। ठीक है भाई, तो क्या बिहार को देना चाहिए? आगे देखते हैं। राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
जब किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है ना, तो केंद्र सरकार उसको विशेष फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। विशेष फैसिलिटी मतलब क्या कि 100 रुपया अगर राज्य पे खर्चा है तो 90 रुपया केंद्र सरकार देगा और 10 रुपया कौन देगा? राज्य सरकार। इस बेसिस पे हम देखेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना चाहिए भाई, चाहता ही है राज्य कि हमको मिल जाए, लेकिन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तब ना। राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर प्रारंभ किया गया। यानी गाडगिल साहब एक फॉर्मूला दिए थे कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसे आप किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिएगा, केंद्र सरकार कहाँ से उसको कैरी करेगी? 28 राज्य और कितने बड़े बड़े राज्य और जनसंख्या देख लीजिए राज्यों में कितना है, पैसा केंद्र सरकार कहाँ से लाएगी? तो कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया गया था। क्राइटेरिया क्या था भाई? सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व, यानी जो सामरिक भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके लिए विशेष महत्व वो रखता हो, यानी दुर्गम स्थिति में हो, वहाँ पे जल की सुविधा, बिजली की सुविधा, ट्रेन की सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी ये कुछ नहीं हो, काफ़ी दुर्गम हो, इस बेसिस पे उसको दे दिया जा सकता है। राज्य में पर्वतीय तथा दुर्गम अवस्थिति हो, दूर दराज क्षेत्र में फैले लोग रहते हों, वहाँ काफ़ी कम संभावनाएं है किसी भी चीज़ का, इसलिए, और वो पर्वतीय क्षेत्र हो। क्या बिहार पर्वतीय क्षेत्र है? आगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो, तो भैया आपको बता दे भारत में 28 राज्य है और 28 राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप ये कमेंट में हमको बताना। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो मैं बस बता दे रहा हूँ कि 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि 28 राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बस आप ये बता दो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, कमेंट में बताना। आगे चलते हैं। विशेष राज्य का आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन, कि वो उसके पास आर्थिक सहायता भी नहीं है और बुनियादी सहायता भी नहीं है। भाई बिहार के पास दोनों है, लेकिन बिहार में सरकार भी ऐसी स्थिति पे आ गई है कि बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं करना चाहती। अब क्या कह रही है कि बिहार में पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सोर्स ऑफ इनकम हमारा क्या हो सके, बढ़ सके। और ये अच्छी बात भी है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा देंगे तो रोजगार बढ़ेगा, लोग भ्रमण करने के लिए भी आएंगे, बिहार का इनकम भी होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है। लेकिन हमारी कंपनियों पे भी ध्यान देना है। जो कंपनियां रुग्ण अवस्था में चली गई, ये बीमार पड़ गई, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आयरन उत्पादन में बिहार मगध का सम्राट, जानते हो ना कितना आयरन उत्पादन करता था, इसीलिए 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा महाजनपद आगे बढ़ा कौन? मगध। क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपद में मगध महाजनपद को आगे बढ़ने का क्या कारण था? तो उसका कारण यही था कि मगध महाजनपद में आयरन ओर निकला, और आयरन जो एक ऐसा धातु था जो मजबूत कठोर था, जिससे हथियार बनाए जा सकते थे और दूसरे क्षेत्रों को आसानी से मिला लिया जा सकता था, इसलिए मगध इसमें सफल भी हो गया। आगे चलते हैं। विशेष राज्य के दर्जे किसे किसे दिया गया है? तो जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, 7 सिस्टर में सारे के सारे आते जिसे विशेष राज्य का दर्जा मिला है। सबसे पहले किसे मिला था? असम और नागालैंड को, दोनों पूर्वोत्तर क्षेत्र 7 सिस्टर। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दीजिए और हमारा सिक्किम को छोड़ दीजिए, ये 2 राज्य जो हैं हमारे 7 सिस्टर से बाहर है। इसके अलावा उत्तराखंड भी 7 सिस्टर से बाहर है। तो ये 7 सिस्टर के अलावा 3 राज्य ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये दुर्गम क्षेत्र है ना। इन 10 राज्य को हमारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और हाल फिलहाल में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 2001 में। भैया 2000 में तो उत्तराखंड एवे किया है उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और अलग होते ही उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ठीक है, आज तक का वीडियो यहीं तक है। ऐसा नहीं कि आगे है, हम इसके बारे में बात, राज्य पुनर्गठन संबंधित आयोग के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा धार आयोग है, जेपीबी समिति है, इसके बाद फजल आयोग समिति है, तो ये सारों के बारे में हम बात कर लेंगे। आज यहीं तक, हम नेक्स्ट वीडियो में ये लाएंगे, इसमें बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो आज हम बताएं वो आपको समझ में आया है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं, पॉलिटी को इसी तरीके से लेके जाएंगे। अगर कुछ आपकी परेशानियां हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको लगे कि मेरे तरफ से कुछ ऐसा होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, या नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, तो आप हमें कमेंट में इसका भी जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।